गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं मार्च 12, 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में आप पाएंगे कि कुछ कॉमन आर्टिकल्स यहाँ पर होंगे जिनको हम केवल एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे, जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए होंगे। आज की शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से, जो कि है नो पासपोर्ट नो वीज़ा रूल ईज्ड फॉर सीकिंग सिटीजनशिप अंडर CAA। क्या बातें की जा रही है? हमें पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है उसके रूल्स को नोटिफाई कर दिया गया है। अब ये जो नोटिफिकेशन है वो बोलता है कि कोई भी इंसान जो दिसंबर 31, 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान इन कंट्रीज़ से इंडिया में आता है और जो उसका धर्म है वो या तो हिंदू है या सिख है या बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है या फिर क्रिश्चियन है, अगर इनमें से वो है और आज भी इंडिया में रह रहा है तो उसको यहाँ पर बिना किसी भी वैलिड पासपोर्ट के, बिना किसी भी वैलिड वीज़ा के, चाहे वो लीगली आया हो इंडिया में या इलीगली आया हो, 2019 को जो नोटिफिकेशन आया था CAA का, जो कि था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो उसके रूल्स में ये बताया गया है कि उस इंसान को यहाँ पर क्या मिलेगा, सिटीजनशिप मिल सकती है। तो सिटीजनशिप मिलने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पहली बात तो अगर आप इन कंट्रीज से हो तो आपको सिटीजनशिप मिल ही जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हो जो पहले से 2014 से पहले से यहाँ रह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ओरिजिनली इंडिया से ही हैं, तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का, अपने दादाजी का, या उनसे भी पहले जो उनके कोई थे जो इंडिया के अंदर उनका कोई भी डॉक्यूमेंट हो, तो वो कंट्री ऑफ ओरिजिन उनका मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप किसी सर्टिफिकेट ला सकते हैं जो लोकल मेंबर होते हैं कोई भी, और वहाँ पे भी जो प्रूफ एंड डेट ऑफ एंट्री है उसको भी आपका मान लिया जाएगा, या फिर सेंट्रल पैनल एक बिठाया जाएगा जो इन सारी एप्लीकेशंस को हैंडल करेगा। क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चलकर न्यूज़पेपर में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है PM हेल्स फर्स्ट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 विद मल्टीपल वॉरहेड टेक्नोलॉजीज़। देखिए, अग्नि 5 क्या है? हमारी एक मिसाइल सिस्टम है, और यूजुअली आपको पता होगा कि इंडिया की जो मिसाइल सिस्टम होती है उनको बनाया जाता है DRDO के द्वारा। नाउ व्हाट इज़ DRDO? DRDO का मतलब होता है आपका डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया की जो डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन जो की जाती है उनको डेवलप करने के लिए वो है DRDO, और ये मिसाइल बनाते हैं। अब अग्नि 5, क्या इससे पहले अग्नि 4 भी है? बिल्कुल। अग्नि 1 से लेकर हमारे पास अग्नि 4 तक की मिसाइल सिस्टम पहले ही हैं, जिनके अलग अलग काम हैं, जैसे कि ये लगभग 3500 किलोमीटर तक जा सकती हैं। इसमें शॉर्ट रेंज भी है, मीडियम रेंज भी है और लॉन्ग रेंज भी है। लेकिन अब जो अग्नि 5 आया है इसके अंदर एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। क्या है वो टेक्नोलॉजी? वो टेक्नोलॉजी है मिर्व के नाम से। मिर्व यानी कि मल्टीपल इंटरडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये क्या होता है? यानी कि आपकी जो कोई भी मिसाइल होती है यूजुअली उसके अंदर एक टारगेटेड व्हीकल या एक वॉरहेड यहाँ पर रखा जाता है। अब जो ये एक वॉरहेड है इसमें क्या होगा, आप जब भी किसी के ऊपर हमला करेंगे तो आपकी मिसाइल से एक ही जगह पे जो टारगेट आपने चुना हुआ है वहीं पर हमला किया जाएगा। पहले आप इस टारगेट को रख लेते हो। लेकिन MIRV का मतलब है कि आप एक मिसाइल के अंदर अलग अलग वॉरहेड लेके गए हो, यानी कि मिसाइल जब खुलती है तो वो जो पहले ही आपने टारगेट कर लिया था कि वो यहाँ पर 3 लोकेशंस पर फटेगी और एक 4th जगह पे अलग जगह पे जाएगी, तो ये एक ही साथ में 4 लोकेशंस पर या उससे भी ज़्यादा यहाँ पर अटैक कर सकता है। अभी इंडिया के पास कैपेसिटी क्या है? 4 से 5 की ही हमने इस कैपेसिटी को बनाया है। इसके बारे में हम और डिटेल में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि अगेन फर्स्ट पेज से है, कहता है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स SBI प्ली फॉर मोर टाइम से सबमिट बॉन्ड डिटेल टुडे। ये किस बारे में बात हो रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो SBI ने एक प्ली डाला था
उसके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है कि वो रिजेक्ट कर दिया है। अब एसबीआई को कहाँ प्ली डालनी पड़ी थी, क्यों रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अभी जब इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंटी जो है, स्पष्टता जो होती है उसकी कमी है, तो इसी वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इसी कारण की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोला कि उनको जितना भी यहाँ पर डाटा है वो क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा मार्च 15 से पहले। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोली थी। अब हम थोड़ा सा पीछे जाके समझते कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअली में होता क्या है। मैं आप लोगों को रिवाइज करने के लिए बता देती हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो 2017 में एक स्कीम आई थी जिसको लाया गया था अरुण जेटली के द्वारा। वो उस समय पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो होते थे और ये स्कीम को लेकर आए थे कि हमारा जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो सके, क्योंकि अनोनिमिटी इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। अब अनोनिमिटी क्या होती है कि आपको किसी को भी आपके बारे में कुछ पता नहीं है, आप अनोनिमस हो। और ये इसमें इंट्रोड्यूस करने का तरीका कैसे था, पहले क्या होता था कि आपको डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन देना है तो आपकी आइडेंटिटी का पता चल जाता था कि आप कौन हो। लेकिन इस जो न्यू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आती है 2017 के अंदर, उसमें क्या होता है कि अब आपका पता नहीं चल रहा है कि आप कौन हो। एक्चुअली में आपके साथ क्या किया जाता है कि आप एसबीआई में जाओगे, वहाँ से बिना नाम का, उसके ऊपर कोई नाम नहीं होगा, जस्ट नंबर होगा कि वो 1000 रुपये का है, 10,000 रुपये का है या 1 लाख का है। इस तरीके से आपको बॉन्ड खरीदना होगा और ये बॉन्ड जाना जाता था नाम से इलेक्टोरल बॉन्ड के। अब आप इस बॉन्ड को किसी को भी खरीद लीजिए और आपको ये 15 दिनों के अंदर अंदर जिस भी आप पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहते हो उसी के बैंक अकाउंट में ये क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ये होती थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया का नागरिक है वो जाए, वो अपनी तरफ से बॉन्ड खरीदे और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट में यहाँ पर दे दे, एसबीआई को दे दो, वो डाल देगा। ये होता था हमारी जो स्कीम है। अब इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये पहुंचती है तो इसमें बहुत सारी खामियां पाई जाती हैं। इलेक्शन कमिश्नर को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, आरबीआई को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। शुरुआत में ये दोनों ही ऐसी संस्था थी जो इसके खिलाफ बात करती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बोलना बंद कर देती हैं। तो खैर सुप्रीम कोर्ट इसको अब से बंद कर रहे हैं और इसको बंद करने के बाद में वो इसकी डिटेल मांग रही हैं। एसबीआई बोल रही है कि हमें थोड़ा सा और समय दे दीजिए, हमें आप क्या करिए जून 30 तक का समय दे दीजिए और उसके बाद हम इलेक्शन कमिश्नर को जो भी ये डिटेल्स पब्लिश करनी है इलेक्शन कमिश्नर के सामने वो हम कर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि क्यों, जब सारा का सारा डाटा आपके पास रेडी है, रेडली अवेलेबल है, तो आपको अलग टाइम लाइन क्यों चाहिए, क्यों आपको डेडलाइन जो है वो अलग चाहिए। तो इसी वजह से क्या हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी थे, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर कोई रीज़न दिखाई नहीं दे रहा है कि इसका कोई एक्सटेंशन हो और इसी वजह से यहाँ पर एसबीआई को 12 मार्च से पहले 24 घंटों के अंदर अंदर अब क्या करना पड़ेगा, जो भी डाटा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स। अब हम चलते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से अगर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ साथ में एक टेलीग्राम का भी चैनल है, जहां पर आपको जो भी आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस करते हैं उनकी प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट समरी मिल जाती है। आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हो, आपको कोई भी अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहाँ कौन से सिलेबस के साथ रेलिवेंस ये रखता है हमारे जो भी आर्टिकल है। इसके अलावा अगर कोई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो वो भी आपको कैसे मिल जाता है, पॉइंट्स की फॉर्म में मिल जाता है, जिसको आप अपने मेंस आंसर के अंदर भी यहाँ पर लिख सकते हो। साथ ही में जो भी हम वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं उसी की पीपीटी का आपको PDF मिल जाता है, सो दैट आपको रिवीजन अगर करना हो तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो। अगर आपको ये सब चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है 1 मिसाइल मैनी वेपन। देखिए, क्योंकि आज जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सभी की सभी मोस्टली फर्स्ट पेज में ही हमें मिल गई है। अदरवाइज़ बहुत टाइम ऐसा होता था कि हम क्या करते थे, फर्स्ट टाइम पेज की जो हमारी
न्यूज़ होती थी उनको स्किप कर देते थे, क्योंकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं थी, या फिर कोई एक दो न्यूज़ ही इंपॉर्टेंट होती थी। आज लगभग 3 या 4 न्यूज़ ऐसी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के हिसाब से, और उन्हीं में से पहली न्यूज़ हमारे पास है 1 मिसाइल मैनी वेपन। अब ये हम आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं अग्नि मिसाइल 5 के बारे में। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे हो जाती है, क्योंकि हमारे जीएस पेपर 3 के अंदर हमें सिलेबस में दिया गया है स्पेस टेक्नोलॉजी और साथ में डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये दोनों ही टॉपिक में ये अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, खास करके डिफेंस के अंदर ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये जीएस पेपर 3 में ही आप एक और दूसरी इसका जो आपका सबसेक्ट है जिसको हम इंटरनल सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ से भी अगर ये सवाल उठता है तो वहाँ पर भी हम इसको लगा सकते हैं। खैर, अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बातें क्या हो रही हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर जो बात है, मेन जो चीज़ है वो है मिर्व। अब मिर्व क्या है? मिर्व है आपका मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि ये मिसाइल जब ऊपर जाती है तो ये एक साथ मल्टीपल टारगेटेड के ऊपर क्या कर सकती है? हमला कर सकती है। पहले ऐसी मिसाइल्स नहीं करती थी। पहले जो मिसाइल सामने ऊपर जाएगी उसका एक टारगेटेड एरिया होगा, वो केवल और केवल उसी टारगेटेड एरिया के ऊपर हमला करेगी। लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर सकती है, और यही टेक्नोलॉजी है जो इसको इतना बेहतर बनाती है। क्या हमने टेक्नोलॉजी किसी से ली है? नहीं ली है। यही इतना ज़्यादा हम लोगों के लिए एक उत्साह मनाने का टाइम है कि ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने खुद अपने आप बनाया है। 2012 से वो इसी काम पे लगे हुए हैं। 2013 में भी कुछ लॉन्च जो है डीआरडीओ के अंदर वो देखे गए थे, टेस्ट यहाँ पर चल रही थी, और आज जाकर लगभग एक दशक के बाद 2024 में हम लोगों को पूर्ण तरीके से कामयाबी यहाँ पर मिल गई है। क्या ये कोई नई टेक्नोलॉजी है? देखिए, टेक्नोलॉजी ये कोई नई तो नहीं है, ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले 1960 के दशक में अमेरिका के द्वारा बनानी ली गई थी ऑलरेडी। उसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 10 साल के बाद 1970 में ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम देखते हैं सोवियत यूनियन, यानी कि उस समय आज के रशिया को जब हम बोलते हैं तो वो सोवियत यूनियन के नाम से ही जाना जाता था, तो रशिया के द्वारा भी इसको इस्तेमाल किया गया था। और समय के आगे बढ़ने के साथ साथ फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यूके यानी कि, एंड इवेंचुअली चाइना, इन कंट्रीज़ ने भी इसको डेवलप कर लिया। अब 3 साल पहले लगभग 2017-18 के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पर पाकिस्तान से भी खबर आई थी। उन्होंने भी ऐसा दावा किया था कि उनकी जो मिसाइल है जिसको हम बोलते हैं एबाबेल, तो उस मिसाइल ने भी यहाँ पर क्या किया है कि उसमें भी MIRV जो टेक्नोलॉजी है उसको इक्विप कर दिया गया है, जिसका अब 2023 में उन लोगों ने दोबारा से टेस्ट किया है। अब जो ये वॉरहेड होते हैं हम इसमें डालते हैं, हमें इसके इतिहास के बारे में पता चल गया है। हमें ये पता चल गया है कि इंडिया कौन सी कंट्री होने वाला है इसको लेने वाला है, यानी कि इंडिया होने वाला है 6th कंट्री। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये वॉरहेड की जो बात हो रही है वो कैसे काम करता है। देखिए, वॉरहेड यानी कि जो आपका वॉर के समय में आप जो हथियारों को डालने वाले हो। अब ये माना जा रहा है कि न्यूक्लियर जो वेपन है इंडिया के, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि एक साथ आप कई हमले कर सकते हो, और इसी वजह से इंडिया के डिफेंस सिस्टम को ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब ये जो वॉरहेड है वो मिसाइल के अंदर अलग अलग तरीके पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि इनका डिज़ाइन क्या बनाया गया है, इनका वेट कितना है, इनका साइज़ रेंज कितनी हम रखेंगे, और अदर पैरामीटर्स का हम ध्यान रखेंगे। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इसके और भी अलग फ़ायदे हैं अग्नि 5 के। देखिए, ये केवल और केवल MIRV टेक्नोलॉजी के लिए ही फेमस नहीं है, रेदर ये एक ऐसी मिसाइल है जो आपका यहाँ पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यहाँ पर मतलब होता है कि आपने मिसाइल के लिए यहाँ पर डिफेंस करने के लिए कुछ रडार लगाए हुए हैं, जिसका काम है अगर कोई भी न्यू एंटिटी आती है, कोई भी मिसाइल आपके एरिया में आएगी, तो आप क्या करेंगे? उसको ट्रैक कर लेंगे, पहचान लेंगे। अग्नि 5 एक ऐसी मिसाइल है जो इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी पेनिट्रेट कर जाती है, इसके अंदर घुस जाती है, और ये इसको ट्रैक नहीं कर पाता है।
तो इसके अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ भी हैं, तो ये भी इसको एक यूनिक हमारे लिए बनाती है। और सेवरल अदर कंट्रीज़ भी इसी प्रोसेस में लगी हुई हैं कि वो भी अपने मिसाइल के जो डिफेंस सिस्टम है वो इसी तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग बनाए। अब हम इसमें और बातें करते हैं कि इसके और क्या बेनिफिट है, स्पेशली जब इंडिया जैसी कंट्री की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि हम लोगों के पास पहले ही एक पॉलिसी बनी हुई है। क्या पॉलिसी है? नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी कि हम पहले किसी के ऊपर भी हमला नहीं करेंगे, ना न्यूक्लियर वेपन से करेंगे, ना ही वैसे भी करेंगे, क्योंकि ये हमारी इंडिया की पॉलिसी है, ये हमारा कल्चर हमें बताता है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। अब अगर कोई मान लीजिए हमारे ऊपर शुरुआत कर देता है हमले की, जैसे कि हम देख पाते हैं गाजा का एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं, गाजा ने किया इजराइल के ऊपर, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे रशिया ने किया यूक्रेन के ऊपर। तो अगर इंडिया के ऊपर भी ऐसे ही कोई हमला कर देता है तो अब हमारे पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है कि हम एक ही साथ में उनके ऊपर बहुत सारे हमले कर देंगे एक एक मिसाइल से, और उसके बाद क्या होगा कि उनका बिल्कुल एनिहिलेशन हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा हमारा जो भी हमलावर होंगे या जो भी हमारे ऊपर सामने से आके ऐसा कर रहा है। अग्नि के अंदर कुछ अपग्रेड हुए हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं क्या क्या अपग्रेड है। अभी तो MIRV टेक्नोलॉजी तो इसमें लगी ही है, जो कि बहुत समय से वेट कर रहे थे, लेकिन अग्नि जो मिसाइल है उसकी और भी बहुत सी फैमिली है। अब अग्नि मिसाइल में क्या है, अग्नि 1 आता है जो कि हमने 1990 के दशक के अंदर यहाँ पर बना लिया था। फिर हम देखते हैं अग्नि 2 को, जो कि हमने यहाँ पर डिप्लॉय किया, आर्म फोर्सेस को दिया लगभग 2000 के मिड्स के अंदर। और फिर हम आगे बढ़ते हैं अग्नि 3 एंड अग्नि 4 की तरफ। अब अग्नि 1 एंड अग्नि 4 की अगर हम बात करें तो इन दोनों की जो रेंज, एक्चुअली चारों की जो रेंज है वो कैसी रेंज है, 700 किलोमीटर से लेके ये लगभग 3500 किलोमीटर तक जा सकती है, या इनकी जो रेंज है वो यहाँ तक पहुँच सकती है। अब अग्नि 5 एक ऐसी है जिसको हम इंटरकॉन्टिनेंटल भी मान सकते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल क्या होता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ये भेज देना। आप एशिया में हो लेकिन आपने अटैक कर दिया यूरोप के ऊपर, तो ये होता है इंटरकॉन्टिनेंटल। क्यों? देखिए जब भी आपकी मिसाइल की रेंज लगभग यहाँ पर 5500 किलोमीटर से क्रॉस कर जाती है, उसी मिसाइल को यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल मान लिया जाता है। और जो हमारी यहाँ पर अग्नि 5 है उसकी भी मोर देन 5000 यहाँ पर किलोमीटर नॉटिकल हम देख पाएंगे कि कैसे रेंज है, तो इसी वजह से इसको भी इंटरकॉन्टिनेंटल रहा जाता है। अग्नि 5 के अंदर और भी कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि ये क्या कर सकती है, नाइट टाइम कैपेबिलिटीज़ है कि रात को ये अच्छे से जा सकती है। इसके अंदर लेजर्स लगी हुई हैं, ये समझ सकती है टाइम को, और वो टेस्टिंग में भी ये लगभग 2000 क्या हुआ था 12 के अंदर ही यहाँ पर पास हो चुकी है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमने इतना अच्छा ये किया, इसको उड़ाया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि ओडिशा के अंदर यहाँ पर है, और वहीं से इसकी टेस्टिंग की गई थी। और की किसके द्वारा गई थी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। खैर प्रीलिम्स के लिए बात करें तो आपको अग्नि क्या है, अग्नि 5 क्या है, इसके अलावा MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसको बनाने वाला कौन है, तो DRDO ने इसको क्या किया है, बनाया, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है CAA इशू इन द लीगल चैलेंजेस टू द सिटीजनशिप लॉ। देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल है बात कर रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, और क्या क्या उसके लीगल कानूनी तरफ से उसकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस हैं, उनके बारे में यहाँ पर समझना है। 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया है जब पार्लियामेंट ने सबसे पहली बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पर पारित किया था, और अब 4 साल के बाद में उन्होंने इसके प्रति जो भी नियम है, जो भी रूल्स है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको लागू करने के लिए उनको भी नोटिफाई कर दिया है। कौन है इसको करने वाला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर सारी की सारी बातें हमें बता रही हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में पहले ही 2020 के अंदर इसको चैलेंज कर दिया गया है।
फिर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है और इसको चैलेंज एक्चुअली में किस बुनियाद पे किया गया था। CAA जब आता है 2019 में, तो 2020 में यहाँ पर पिटीशन लगाई जाती है यूनियन मुस्लिम लीग के द्वारा, और उसके अलावा 200 से ज़्यादा ऐसी पिटीशंस थी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर लगाती हैं, जिसमें पॉलिटिशियन असाउद्दीन ओवैसी यहाँ पर है, जयराम रमेश चंतियाला, महुआ मोइत्रा एंड अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, असम गाना परिषद, नेशनल पीपल पार्टी असम, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन असम एंड द्राविड़ा मुनेत्रा कजंगम DMK। अब ये सब क्या कहती हैं, ये सब कहती हैं कि CAA जो है वो आर्टिकल 14, यानी कि आर्टिकल 14 क्या होता है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का जो अधिकार है उसको तोड़ रहा है। कैसे तोड़ रहा है, इनके अकॉर्डिंग ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज़ के अंदर से केवल हिंदूज़ को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, या सिख्स जो हैं, ये जो कम्युनिटी हम बोल रहे हैं, इसमें से केवल एक को छोड़ा जा रहा है रिलीजन को, जो कि मुस्लिम्स हैं। और ये क्या हो रहा है, ये धर्म के नाम पे मुस्लिम्स के साथ में असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। आर्टिकल 14 ये भी बोलता है कि गवर्नमेंट के पास इतनी शक्तियाँ नहीं हैं कि वो किसी के साथ भी असमानता कर सके, क्योंकि उसका धर्म अलग है, क्योंकि इंडिया क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है, एक सेक्युलरिज्म हम लोग अपने अंदर रखते हैं। सरकार का इसके रिस्पॉन्स में क्या बोलना है, सरकार का बोलना है कि देखिए हम जो कर रहे हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, पर्टिकुलरली जो ये 3 कंट्री है, वो इसी वजह से किया गया है क्योंकि ये कंट्री इस्लामिक कंट्री है, यानी कि इन्होंने अपना रिलीजन को ही अपना कंट्री का बेस दिया हुआ है। और इसी वजह से क्योंकि ये इस्लामिक है तो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा है, इनको नहीं मारा जा रहा है जो मेजोरिटी में है ये लोग। और यहाँ पर माइनॉरिटी में जो है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, उनका प्रोसिक्यूशन होता है, उनके साथ उनको मार भी दिया जाता है, उनके साथ अन्याय होता है। और वो अगर इंडिया जैसी कंट्रीज़ में आ गई हैं तो उनको यूनिवर्सली हमें अब क्या करना चाहिए, अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ऐसा सरकार की तरफ से बोलना है। लेकिन समस्या कहाँ है, समस्या देखिए ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये फैसला गया हुआ है 2020 में ही, लेकिन उस समय पे हमारे जो चीफ जस्टिस थे वो थे UU ललित। अब ये उस समय पे रिटायर होने वाले थे, तो इन्होंने जो बेंच बैठा बोला कि इसके ऊपर दोबारा सुनवाई तब होगी जब हमारे नए चीफ जस्टिस अपने रिटायरमेंट को पूरा कर लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं कि 2020 से लेके 2024 तक इसके ऊपर कोई भी एक्चुअली में सुनवाई नहीं की जाती है, कोई भी ऊपर प्रोसेस नहीं आता है। लेकिन अभी अगर हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं तो हमें पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली ये जो केस है वो अभी भी लिस्ट किया हुआ है एक बेंच के, जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस पंकज मित्तल। तो ये यहाँ पर केस होने वाला है, अब इसकी सुनवाई भी होगी दोबारा क्योंकि नए रूल्स आ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर 2 ही चीज़ें देखनी है, पहली क्या ये सही में आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, तोड़ रहा है, और दूसरा यहाँ पर देखना है कि क्या ये जो सेकुलरिज्म हमारा बेसिक फीचर है जिसको गवर्नमेंट बिल्कुल भी यहाँ पर ख़त्म नहीं कर सकती है, और बेसिक फीचर हमें कहाँ मिलता है, केशवानंदी भारती केस से, जो कि होता है 24 अप्रैल 1973 को। तो ये जो केस होता है यहाँ पर, इसमें क्या बताया जा रहा है कि बेसिक फीचर है सेकुलरिज्म, उसको भी शायद ये तोड़ रहा है क्योंकि हम धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, इंसानों का है, सिटीजन्स का है, और उनको अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, परफॉर्म करने की पूरी आज़ादी है। लेकिन स्टेट का, हमारे राज्य का कोई भी यहाँ पर क्या नहीं है, धर्म नहीं है, सेकुलर हम लोग स्टेट है। ये बात समझ में आती है आप लोगों को। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या देखेंगे, देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप सिर्फ पर्टिकुलरली 3 कंट्रीज़ को ही माइनॉरिटी ले रहे हो, क्योंकि माइनॉरिटी के अंदर इंडिया में तमिल हिंदूज़ भी आते हैं जो श्रीलंका से आए हुए हैं, फिर रोहिंग्याज भी आते हैं जो म्यांमार से आए हुए हैं। तो क्या आप माइनॉरिटीज़ करके इनके साथ गलत नहीं कर रहे हो क्योंकि इनको सिटीजनशिप नहीं दे रहे हो। फिर यहाँ पर माइनॉरिटी मुस्लिम सेक्ट है जैसे कि अहमदियाज हैं, हज़ाराज हैं, जो इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर प्रोसिक्यूट किए जाते हैं, उनको भी उन कंट्रीज़ में जगह नहीं दी जाती है। तो ये उनके साथ क्या हो रहा है कि असमानता दिखाई दे रही है, आर्टिकल 14 को ब्रीच कर रहा है। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय आएगी वो हम आगे बढ़ते हुए
हुए आगे जब आर्टिकल्स आएंगे समय के साथ तो उनमें देखेंगे। फिलहाल हम असम का क्या एंगल है इसके साथ उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जब CAE आता है तो हमें सबको पता है कि असम के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में असम क्या करते हैं, असम के जो इंडिविजुअल्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं। कारण क्या है? कारण था यहाँ पर सेक्शन के अंदर जो एक एक्ट के अंदर जो एक सेक्शन है जो कि है सेक्शन 6। अब ये जो सेक्शन 6 है द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत, इसमें यहाँ पर एक इशू बन जाता है। ये क्या कहता है, देखिए क्या होता है 2023 के अंदर ये ऑलरेडी सेक्शन जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और उसके ऊपर यहाँ पर 5 जजेस के बेंचेस के बाद में जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने इसकी वैलिडिटी को बताया है कि हाँ ये वैलिड है जो सेक्शन 6 है 1955 का। अब ये क्या है, क्या होता है कि असम अकॉर्ड होता है जिसमें जो क्लोज 5 है असम अकॉर्ड का, असम अकॉर्ड किस किस के बीच में हुआ था, यूनियन गवर्नमेंट के बीच में भी हुआ था और साथ में यहाँ पर असम की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में ये होता है। इसी को नाम के, इसी समझौते को जाना जाता है असम अकॉर्ड के नाम पे। यहाँ पर कुछ शर्तें रखी गई थी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि 1971 में जब ये होता है तो इसमें लिखा गया था कि जनवरी 1, 1966 से पहले जो भी असम के अंदर एंट्री कर गया है उनको हम क्या बोलेंगे कि ठीक है वो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी आएगा और वैलिड ये डेट रहेगी लगभग 24 अप्रैल 1971 तक, अगर उसके बाद कोई यहाँ पर आता है तो उसको क्या हम बोलेंगे कि वो फॉरेनर है और उसको हम क्या बोलेंगे कि असम से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि असम का खुद का एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, बहुत ही अलग कल्चर है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, और वो उसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा यहाँ पर मिक्स मैच हो और उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्ट आया गया है अभी 2014 से पहले, ये परमिशन दे रहा है NRC में कि आपका नेशनल रजिस्ट्रेशन जब होगा तो आप 2014 से पहले जो भी यहाँ पर आ गया उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये मैच नहीं कर रहा है, जो क्लोज यहाँ पर किए गए, जो समझौता यहाँ पर किया गया था उससे ये मैच नहीं कर रहा है। अब क्योंकि ये उससे मैच नहीं कर रहा है तो इसी कारणवश असम में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। असम कह रहा है कि नहीं, आप लोगों को पहले जो समझौता था उसको मानना पड़ेगा। सेक्शन 6 जो है एक्ट का वो फॉरेनर्स को यहाँ पर ग्राउंड कर रहा है 1966 से जो आए हुए हैं जनवरी से और मार्च 1971 के बीच में जो आ चुके हैं और इंडियन सिटीजनशिप चाहते हैं। तो यही बात है कि क्योंकि ये डिफरेंट टाइमलाइन बन रही है अभी, तो इसी वजह से यहाँ पर असम में प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर बात हो रही है कि AI जो है, जो इतना ज़्यादा अभी न्यूज़ में रहता है, मुद्दों में रहता है, उसके अंदर एक्चुअली उसका लर्निंग का बेसिक प्रिंसिपल, बिल्कुल जो मूलभूत यहाँ पर हम बोलते हैं कि एक फाउंडेशन होती है, वो एक्चुअली में है क्या, वो कैसे सीखता है, उसी के ऊपर आर्टिकल लिखा गया है। अभी तक यहाँ पर ऑथर जो है वासुदेवन मुकुंद, वो बताते हैं कि देखिए कैसे AI जो है, इंटेलिजेंस की हमारे पास डेफिनेशन है जो कि होती है कि वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी, वो क्षमता होना किसी भी एक जीवित बीइंग के अंदर, एक प्राणी के अंदर, जो उससे प्रॉब्लम्स को सोल्व करवा लेती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, लेकिन AI के अंदर ऐसा नहीं है। AI के कोई ऐसी करंटली डेफिनेशन नहीं है। तो AI को अगर हम सिंपल सादे शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो हम बोल सकते हैं कि ये AI क्या होती है, एक मशीन है और मशीन के साथ में सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो इसी वजह से AI एक्चुअली में एक मशीन सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो AI कैसे सीखता है, देखिए यहाँ पर आपको एग्जांपल लेने पड़ेंगे। मान लीजिए आपको एक लीनियर क्लासिफिकेशन करवानी है। लीनियर क्लासिफिकेशन क्या होती है कि यहाँ पर आपने कुछ डाटा दिया है, X के ऊपर यहाँ पर Y है, और आपने इनके ऊपर क्या कर दिया कि आपने बोला कि यहाँ पर कुछ डाटा है, ये डाटा है, अब इसको इंटरप्रेट करो। अब मशीन का क्या काम है, वो इस डाटा को अलग अलग करके क्या करेगी, लिख देगी, पॉइंट आउट करके यहाँ पर टेबल वगैरह बना के लिख देगी कि ठीक है इसमें ये डाटा दिया गया है। ये होती है लीनियर क्लासिफिकेशन। और ये होता है मशीन को ट्रेनिंग कराना कि आप बार बार उसमें डाटा फीड कर रहे हो, उसकी गलतियों को उसको फिर से बता रहे हो, और ये
आपने लगभग बहुत टाइम किया और इससे मशीन को क्या करना आ गया, डेसिमल सिस्टम से समझकर वो डाटाज वगैरह को सेपरेट करना सीख गई है या उसको डाटा की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक दूसरा तरीका होता है जो कि होता है कि अब की बार आपने क्या किया, 1,000 यहाँ पर पिक्चर दे दिए, 1,000 पिक्चर दी आपने डॉग्स की और 1,000 मशीन में पिक्चर डाली आपने कैट्स की। और अब आपने मशीन को बोला कि अब तुमको क्या करना है, इन पिक्चर्स को एक ग्रुप में डालना है, डॉग्स के सभी पिक्चर को डॉग्स के ग्रुप में डाल दो और कैट की सभी पिक्चर्स को कैट के ग्रुप में डाल दो। आपने मिक्सअप करके वो पिक्चर्स डाली थी 2,000। अब मशीन यहाँ पर क्या करेगी, उसमें अलग अलग पैरामीटर्स होंगे। क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, या तो वो इसको हो सकता है कि 3D कर सकती है, कि 3D उसने बनाया कोई डायग्राम और उसने समझा कि ये डॉग है ये कैट है। लेकिन क्योंकि रियल वर्ड की तरह उसको नहीं पता है कि एक्चुअली में डॉग कैट कैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके पास ऐसा देखने की क्षमता है नहीं, समझने की क्षमता है नहीं, तो वो क्या करेगी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AI क्या करती है, या तो वो उनका जो पाव है उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग देख लेती है। मान लीजिए ये डॉग का एक पाव है, ये यहाँ पर हम कैट का पाव देख पाते हैं, तो ये एक छोटा होगा बहुत, एक बड़ा होगा, तो वो इससे कुछ अंदाजे लगाएगी। या फिर वो इसी तरीके से इमेजेस के अलग अलग पार्ट को बांट कर उनको एनालाइज करेगी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर जो कलर्स होते हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग मशीन अपनी लर्निंग करती है। अब मशीन जो लर्निंग होती है वो एक्चुअली में अलग अलग प्रकार की भी होती है। जैसे थर्ड टाइप की हम बात करते हैं, एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी तक हमने बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स यहाँ पर लिए। अगर मैं आपसे बात करूँ एक तीसरे टाइप के एग्जांपल की, तो वो हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किसी कार के अंदर इस्तेमाल होना। टेस्ला का एग्जांपल आप ले लीजिए। टेस्ला में हमें पता है कि सेल्फ ड्रिवन कार है। अब इसको बनाने के लिए पहले बहुत सारी इसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है और अभी आपको मशीन के अंदर ये पैरामीटर डाला कि मशीन को ब्रेक लगाना है, क्योंकि एक फ्लाई कर रहा है बर्ड। मशीन को पहले ये देखना है कि जो बर्ड उड़ रहा है उसकी एक्चुअली में फ्लाई की स्पीड क्या है, फ्लाइट की क्या स्पीड है, और जो हमारी कार चल रही है यहाँ पर एक्चुअली के अंदर उसकी स्पीड क्या है, और उसको पहले ही कुछ भी दुर्घटना होने से पहले क्या करना है, ब्रेक लगा देना है ऑटोमेटिकली। अब ये चीज़ समझाने के लिए टेस्ला को काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि उसको समझना पड़ेगा कि हर जगह पे उसको डिटेक्ट करना होगा कोई भी बर्ड वगैरह जो सामने कर रहा है, या फिर ये सारी चीज़ें अगर मान लीजिए उसने बता भी दिया, तो इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि 1000 से भी ज़्यादा यहाँ पर ऐसे पैरामीटर्स डालने पड़ेंगे इसके अंदर, जो कि हमें बताएंगे कि कैसे यहाँ पर आगे का काम हो सकता है। अब इसमें सवाल उठ सकते हैं। क्या क्या सवाल उठेंगे, जैसे कि पहला सवाल उठ सकता है कि आपसे पूछा जाए टेस्ला से या AI से बोला जाए कि मान लो तुम्हारे अंदर जो भी इंटेलिजेंस है, मान लीजिए अभी कुछ काम कर रहे हैं और एक कैटेगरी के अंदर, एक सिचुएशन के अंदर आपसे बोला गया है कि आपको ब्रेक लगा देना है जब कोई बर्ड आपके सामने आ रहा है। दूसरी सिचुएशन में आपसे बोला जा रहा है कि अब आपको क्या करना है कि आपको कोई बर्ड सामने से आ रहा है, लेकिन मान लीजिए कि आपको बहुत इम्पोर्टेंटली यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जाना है, तो क्या उस सिचुएशन में बर्ड को मार देना ठीक होगा, क्या वो ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली में यहाँ पर बतानी पड़ती है। इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इसी के लिए 3 तरीकों की इस्तेमाल होता है। पहली जो ट्रेनिंग होती है वो होती है सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग, दूसरी वो होती है अनसुपरवाइज्ड, और थर्ड जो ट्रेनिंग होती है उसके तरीके को हम बोलते हैं यहाँ पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड के अंदर आपसे पहले ही टैग लगा कर दे दिया जाता है। मान लीजिए एक डॉग की पिक्चर दी, उसके ऊपर डॉग लिख दिया, कैट की पे कैट लिख दिया, रेट की पे रेट लिख दिया, और ये बहुत सारी पिक्चर्स दी, और मशीन को बोला कि तुम इन सभी को एक ग्रुप के अंदर डालो, सारे डॉग्स को एक जगह इकट्ठे कर दो, कैट्स को एक जगह इकट्ठे कर दो, रैट्स को एक जगह। ये होती है सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग। दूसरी होती है अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड यानी कि अब आपने टैग्स वगैरह कुछ नहीं लगाया, आपने सीधा मशीन पे छोड़ दिया कि ये डाटा है, इसको आप अलग अलग करो या इससे आप इंटरप्रिटेशन निकालो। और थर्ड होती है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि आपकी मशीन ने जब कोई डाटा या कोई प्रॉब्लम सोल्व किया तो आप उसको मार्क्स देते हो, आप उसको बताते हो कि खुद से एक्चुअली में प्रॉब्लम तुम्हें कैसे सॉल्व करनी है।
और ये दिखाया जाता है, सिखाया जाता है आर्टिफिशियल नेटवर्क न्यूरल्स के माध्यम की वजह से, जो कि हमारे दिमाग की तरह ही बनाया गया है, इंस्पायर होके। जैसे हमारे माइंड में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमने बनाया है। खैर, इसी के साथ आज के हमारे न्यूज़पेपर होते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पर जुड़ा हुआ है मेरे साथ, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे बहुत हौसला मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।